हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया, एकदम झकास हो गया आप लोग। तो बेटा, लाइट के इस सीरीज में जो हमने शुरू किया था, आज हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे पार्ट पर जहां हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तक की सीरीज में हमने रिफ्लेक्शन कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप नए हो इस वीडियो में, तो जाकर तुरंत चेकआउट करो। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, मैं डाल दूंगा लिंक यहाँ पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन पूरा कवर कर रखा है हमने, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल कवर कर रखा है हमने, क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी करवाया है। और अगर आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत है, साइन कन्वेंशन वाला एक क्वेश्चन भी कराया है ना? तो और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया होगा और कमेंट में डाला होगा। अगर नहीं बनाया है, नहीं देखा है, जल्दी से जाके देखो, प्रैक्टिस करो और डालो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बेटा रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद मीडियम क्या क्या होते हैं, इसके नियम क्या है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना, उससे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। वो क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बात करेंगे हम। और एक अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया जाए, उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सब आज हम समझने वाले हैं। आओ शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। ठीक है, तो बेटा आपने देखा होगा आमतौर पे, अगर एक एक पानी भरे ग्लास के अंदर अगर आप एक ये डाल दो, पेंसिल डाल दो, अगर आप ये एक पेंसिल डाल दो, तो क्या होता है? और बाहर से आप देख रहे हो तो पेंसिल का पोजीशन आपको एक्चुअली दिखता है ना, आपको कुछ पेंसिल इस तरीके से दिखता है। तो ये क्यों दिखता है? इट इज जस्ट बिकॉज लाइट बेंड कर रहा है, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर रहा है, ये इसलिए दिखता है। और इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। यहाँ पर लाइट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो समझ में आया बात? लाइट जब भी एक मीडियम से, एयर से वाटर में गया, ये वाटर से बाहर एयर में आया, तो लाइट क्या किया? लाइट बेंड कर गया। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं मेरा कि लाइट जो बेंड किया ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट द बेंडिंग ऑफ लाइट when it transfers from one medium to another is called refraction of light. Refraction of light. ठीक है, जो लाइट का बेंड है ना, जो लाइट जो बेंड किया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जब एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट गया और ये बेंड किया मुड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बट सर जी, रिफ्लेक्शन होता क्यों है? ये लाइट बेंड करता क्यों है? क्यों बेंड किया लाइट? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, लाइट जब भी कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, मीडियम समझ रहे हो ना, मीडियम मतलब एक हवा एक पानी, यहाँ पर इस केस में देखो हवा और पानी है ना, पानी के अंदर डाला है पेंसिल, पेंसिल का पोजीशन कुछ अलग दिख रहा है, मुड़ा हुआ अलग दिख रहा है, तो क्या किया? लाइट हवा से पानी में गया, पानी से हवा में आया। जब हवा एक अलग मीडियम हो गया, पानी एक अलग मीडियम हो गया, दोनों अलग अलग डेंसिटी वाला है मीडियम, है ना? ऑप्टिकली दोनों का डेंसिटी अलग अलग है ना? कौन ज्यादा घना है? पानी ज्यादा घना है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना बेटा, तो उसका स्पीड चेंज होता है। और अगर किसी भी लाइट का स्पीड चेंज हुआ, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होता है। ये प्रॉपर्टी है लाइट की। ठीक है, लाइट अपने पाथ से डेविएट होता है, इसी कारण से रिफ्लेक्शन अकर होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू change in speed of light when it transfers from one medium to another. क्यों होता है? क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज होता है, इसलिए लाइट की स्पीड के चेंज होने से लाइट अपने पाथ से डेविएट होता है। क्लियर है? अब सर ये डिविएट कैसे होता है, किधर डिविएट होता है, ये सब हम आगे आने वाले क्लास में, आने वाले आज की क्लास में सब डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, खैर अब देखो, क्या सर जैसे मैंने इस पेंसिल को पानी में डाला है, अगर मैं पानी की जगह ऑयल रख दूं, तो क्या सर सेम इमेज दिखेगा? ऑयल की जगह कुछ और केरोसिन डाल दूं, मैं पेट्रोल डाल दूं, तो क्या सबका इमेज ऐसा ही आएगा?
सबका सब में पेंसिल ऐसा ही इतना ही बेंड दिखेगा? जवाब है नहीं। अगर आपने चेंज किया मीडियम, बोला ना आपने क्या किया, पानी से केरोसिन लाया, पेट्रोल डाला, आपने एक एडिबल ऑयल डाला, तो ये अलग अलग ऑयल है, अलग अलग चीजों का, मैंने क्या बोला था, अलग अलग चीजों का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है। तो जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट की बेंडिंग भी चेंज होगा। मतलब क्या, ये कोई भी लाइट किसी मीडियम से पास करने पर कितना बेंड करेगा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना, उस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इन बातों का ख्याल जो टर्म रखता है ना हमारे न्यूमेरिकल में, हमारे समझ के लिए, वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है आपका? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं बेटा, देखो बेसिकली ये क्या है, रेशियो है। इंडेक्स क्या है? रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का और स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। ठीक है, इट इज डिफाइंड as the ratio of speed of light in a medium in vacuum to the speed of light in a मीडियम। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड करेगा वो क्या बताता है, वो मीडियम का कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कई लिखा आपको। एक मीडियम में क्षमता होती है लाइट को बेंड करने की, कितना बेंड करेगा वो कौन बताएगा, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। वो क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं बेटा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ऐसे मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना बेटा हम दिखाते हैं हमेशा म्यू से, दिखाते हैं म्यू से दिखाते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, ये इक्वल होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c डिवाइडेड बाय v। v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर वेयर म्यू क्या है, म्यू को पढ़ते हैं एक बात है, म्यू। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो। जब कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला में लिखूंगा ना c/v, मतलब आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम का है ना, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके रिस्पेक्ट में आप एक मीडियम का देख रहे हो, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, v क्या है, वो है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा कि वो मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है कमेंट करके बताओ, कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा। बहुत इम्पॉसिबल बात रखेंगे आज, बेसिक क्लास एकदम बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म आता है, व्हाट इफ दो अलग अलग मीडियम हो सर, एक पानी और एक तेल, नीचे पानी ऊपर तेल या ऊपर पानी नीचे तेल, कौन तैरेगा, पानी या तेल? कमेंट सेक्शन में बताओ। जहां तक मुझे, चलो मुझे पता है, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कौन लाइटर होता है, पानी या तेल? कौन तैरेगा, पानी के ऊपर तेल तैरेगा, तेल के ऊपर पानी तैरेगा बताना मुझे। ठीक है, खैर तो मान लो दो मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है, ठीक, और ये दो अलग अलग मीडियम के में लाइट पास कर रहा है, मतलब एक मीडियम से लाइट निकल रहा है, मान लो पानी और तेल कॉम्बिनेशन है, पानी से लाइट कहीं से आ रहा है और तेल से होता हुआ निकल जा रहा है, तो क्या होगा, दो अलग अलग मीडियम में, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगा। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं ना हम, वो करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, ये डिफाइन करते हैं हम, क्यों करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा में लाइट कितना बेंड किया हमें ये देखना होता है। पानी के रिस्पेक्ट में तेल में कितना लाइट बेंड किया, या ऑयल के रिस्पेक्ट में पानी में कितना लाइट बेंड किया, हमें ये फाइंड करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। क्या करेंगे सर डिफाइन,
It is defined as refractive index of one medium with respect to another. क्या डिफाइन होता है? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या डिफाइन होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। इसको मैथमेटिकली हम दिखा सकते हैं। कैसे? देखो, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं म्यू टू वन, मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, वेयर म्यू टू वन क्या है? यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, या फिर इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, म्यू टू क्या है बेटा? म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। म्यू वन क्या है बेटा? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज पॉइंट समझना, इससे बहुत बार बोर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने क्या लिखा अभी? म्यू टू वन लिखा मैंने, म्यू टू बाई म्यू वन लिखा। म्यू टू क्या लिख सकते हो? क्या तुम म्यू टू को सी बाई वी टू लिख सकते हो? सी, म्यू टू बेसिकली क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है। क्या लिखोगे? सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो सी बाई वी टू मान लिया हमने। ऐसा क्या लिखोगे तुम? सी बाई वी वन लिखोगे। जरा ध्यान से देखो, ये सी और ये सी कट जाएगा ना, क्या बचता है? वन बाई वी टू बाई वन बाई वी वन, और फॉर्मूला क्या आएगा? वी वन बाई वी टू। मतलब क्या निकल के आया? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वन विद बाई स्पीड ऑफ लाइट इन टू। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया बेटा, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या निकल के आया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विद रिस्पेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये उल्टा रेशियो आया, ये उल्टा रेशियो आया ना। ठीक है, इससे बहुत बार ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह में आप देखोगे तो क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, आराम से बन जाएगा, अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आराम से बन जाएगा। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहीं पे डाउट खत्म कर दूंगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? where v1 and v2 is equal to speed of light in respective मीडियम। ठीक है, इन रिस्पेक्टिव मीडियम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चल एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है, ठीक है, चलो। रिफ्रैक्शन समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? कोई कष्ट है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करिए। आपको क्या याद रखना है? अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगा सर, तो अपने पाथ से चेंज होगा, डेविएट होगा, उसी फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है क्या? एकदम सिंपल है। ठीक है, अच्छा क्यों करता है? क्योंकि वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड चेंज होगा। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेसिकली, अब ये कितना बेंड होगा ये डिपेंड करता है उस मीडियम पे, है ना?
जो इसका ख्याल कौन रखता है, इसका एक कांस्टेंट रखता है जिसका ख्याल रखता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कौन बताएगा कि लाइट कितना बेंड करने वाला है इस मीडियम में, वो बताएगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे डिफाइन करा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर दो अलग अलग मीडियम दिया रखा हो तो, वैक्यूम ना हो तो क्या करेंगे, तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है, वो क्या होता है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर की बात करेंगे तो 1/2 कर देंगे। ठीक है, बेसिकली वही दिया, देखो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 किया है तो μ2/μ1 कर दिया है हमने। अगर μ2/μ1 किया है तो यहाँ से μ2/μ1 बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2। इतना अभी तक हमने बताया, कोई कष्ट तो बताओ सकते कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, अब जो मीडियम की बात कर रहा हूँ बार बार, तो ये मीडियम भी टाइप्स होते हैं, है ना। तो ऑप्टिकली दो तरह के मीडियम डिफाइन है, ऑप्टिकल बेसिस पे दो तरह के मीडियम डिफाइन किए गए हैं। पहला क्या कहलाता है आपका, पहला कहलाता है आपका ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। दूसरा कहलाता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। पहले बात करते हैं ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। देखो, मान लो आपके पास दो मीडियम है, ठीक है, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए ना। मान लेना ये बाउंड्री पोजीशन है इंटरफेरेंस सरफेस का, ठीक है, और यहाँ पर मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2, ठीक है। मीडियम 1 का डिफेक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ मैं, क्या होगा, μ1 होगा मान ले, इसका होगा मान ले μ2 होगा। ठीक, अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का, मान लेते हैं μ1 का, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या है, छोटा है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 से, तो मीडियम 1 क्या कहलाता है, ऑप्टिकली रेयरर कहलाता है। मतलब क्या समझ में आया, मतलब क्या समझ में आया, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मतलब वो मीडियम कैसा, वो मीडियम रेयरर मीडियम, कैसा मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्लियर है, मतलब इसमें अगर तुम ध्यान दोगे, एक बार याद रखना, इसमें अगर कोई लाइट आए, इसमें कोई लाइट इस तरीके से आ रहा है, ऑब्लिकली आएगा, मतलब कुछ एक एंगल बना के आएगा, ठीक है, ये लाइट आया, तो अब यहाँ पर देखो ये जो मीडियम है ना, अब चूंकि ये क्या है, मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो मैं मीडियम क्या बोलूंगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, जब कोई भी लाइट डेंसर से रेयर में जाता है ना, तो याद रखना हमेशा कहाँ बेंड करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एक ऐसा मीडियम था, एक ऐसा मीडियम था, मैंने बताया, क्योंकि ये μ2 छोटा है, μ1 छोटा है μ2 से, तो ये कैसा मीडियम था, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, ये हो जाएगा रेयर मीडियम। क्लियर है, तो जब कभी भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो कहाँ बेंड करेगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। लिखेंगे कैसे, मीडियम इन विच the value of refractive index is relatively smaller is called optically rarer मीडियम। क्लियर है क्या, ऐसा मीडियम जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हुआ, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि दोनों देखो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हो ना तुम, इसको बोल सकते हो ना। और एक और डिफरेंस होता है ना, द मीडियम इन विच स्पीड of light
is relatively greater than the other medium is called optically rarer मीडियम। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, रिलेटिवली दूसरे मीडियम से ज्यादा हो, तुम क्या कह सकते हो, ऑप्टिकली रेयर कह सकते हो। ठीक, दूसरा मीडियम क्लियर है, पहला मीडियम कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, याद रखना कि जब भी लाइट डेंसर से जाएगा रेयर में तो कहां बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद रखना, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है इसको। दूसरा दूसरा कौन सा मीडियम होता है बेटा अपने पास, ये होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक, अभी क्या होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा। किसी भी मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव, जिस किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे मीडियम से ज्यादा हुआ तो मीडियम क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। अच्छा, अगर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है मतलब म्यू का वैल्यू ज्यादा है तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, म्यू बढ़ेगा तो वी घटेगा। मतलब ऐसा मीडियम इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो रिलेटिवली, वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर है क्या, तो मैं लिख रहा हूँ, the medium in which the refractive index is relatively larger is called optically denser मीडियम, है ना। ऐसा मीडियम जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, थोड़ा बड़ा हो, इसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे हम। और इसको क्या बोल सकते हैं, और द मीडियम in which the speed of light is relatively क्या होना चाहिए, relatively slower is called optically denser मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम जहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, रिलेटिवली कम हो, वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। अब जैसा हमने डायग्राम बनाया था ना ये वाला, है ना, वैसा एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे। इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, टाइम बचेगा अपना क्लास का, है ना। ये रहा कॉपी, होते टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना बेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या केस होगा बेटा, यहाँ पे क्या केस होगा, यहाँ बिल्कुल उल्टा केस करेंगे। यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि म्यू2 जो है, म्यू1 जो है वो बड़ा है। अगर म्यू1 बड़ा है, अगर म्यू1 बड़ा है, अगर आपका म्यू1 बड़ा है ना, म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, मतलब म्यू2 क्या हो गया, इस बार लाइट जा रहा है रेयरर से डेंसर जा रहा है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्या बोला वो, एक मिनट उल्टा कर दिया ना, डेंसर से रेयर, डेंसर से क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो किया था। हाँ, अगर म्यू1 बड़ा है तो क्या होगा, डेंसर होगा। जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है वो डेंसर होता है, इसका कम होता है वो छोटा होता है। ये रहा डेंसर, ये रहा रेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगर आगे देखोगे ना, आगे देखोगे अगर तो क्या होगा, अब लाइट जो है रेयरर से डेंसर गया,
जब कोई भी लाइट रेयरर से डेंसर जाता है ना बेटा, रेयरर से डेंसर जाता है ना बेटा, तो हमेशा मुड़ता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ मुड़ता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? ये बात याद रखनी कपड़े को। ठीक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेयर से डेंसर में गया तो उसका स्पीड कम हुआ, जब कम हुआ तो कहाँ जाना चाहेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना चाहेगा। ये बात नोट करने लायक है, इसलिए मैं नीचे नोट में लिख के भी आपको दे रहा हूँ कि जब कभी भी चमका के दे रहा हूँ नोट के अंदर, व्हेन चलो चेंज कर ले भाई, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, it bends away from normal। जब कभी लाइट डेंसर से जाएगा रेयर में तो कहाँ लैंड करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। However, when light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal। ठीक है, तो कभी लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो कहाँ बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जा रहा है तो कहाँ बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो तरह के मीडियम होते हैं और इस तरीके से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ को चेंज करता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक बातें बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने, समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत तो बताना मुझे आप। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पढ़ना है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने नियम पढ़े थे ना, वैसे रिफ्लेक्शन के भी कुछ नियम होते हैं। कौन से नियम होते हैं सर? आइए वो नियम को हम जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन में कितने नियम थे बेटा? रिफ्लेक्शन के अंदर दो नियम थे ना सर, तो यहाँ पर भी दो नियम होंगे। कितने होंगे? दो नियम होंगे। इससे पहले कि मैं नियम बताऊं, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो, है ना। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। कुछ नोटेशन दूंगा मैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये µ1 है और ये इफेक्टिव इंडेक्स का µ2 है। क्लियर? ये उल्टा कर ले, इंडेक्स इधर है, ये µ1 और ये µ। क्लियर है? अब जो ये लाइट रे इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगा ना, जो लाइट इंसिडेंट रे ये नॉर्मल से एंगल बनाएगा ना, वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये लाइट रे एंगल बनाएगा ना नॉर्मल से, वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये क्या है बेटा? यह कहलाता है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये क्या कहलाता है बेटा? कहलाता है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या कहलाएगा बताओ? कहलाएगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल दोनों में से, नॉर्मल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी पर दो नियम दिए रखे हैं, दो नियम दिया रखा है। पहला नियम क्या बोलता है बेटा? फर्स्ट लॉ बोलता है आपका कि द इंसिडेंट रे कॉमा refracted ray and the normal all lies the normal at the interface and the normal at the interface of two medium, all lies at the same point of same name।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर सेम पॉइंट पर लाइट आएगी, ठीक है। सेम पॉइंट से आपको जाता हुआ दिखेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एक ऐसा पॉइंट होगा जो वहां से सब क्रॉस करते हुए दिख रहे होंगे, और तीनों केस में होगा ऑलवेज सेम प्लेन में होगा। ऐसा हमने वहां भी किया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी किया था, यहाँ भी सेम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या किया था बेटा हमने, वहां पर हमने रिफ्लेक्शन में किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तुमको देखो ना, क्या आपको एंगल आई और एंगल आर इक्वल लग रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पर दूसरा नियम दिया था हमारे स्नेल साहब ने, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और ये नियम क्या बोलता है? ये नियम बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is always a constant। ये क्या होता है? हमेशा एक कांस्टेंट। अभी बात समझ नहीं आई होगी, मैं लिखता हूँ मैथमेटिकली, क्या लिखता हूँ मैथमेटिकली, ये क्या बोलते हैं। देखो एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। तो इसने क्या बोला, एंगल सेम नहीं होता है, लेकिन दोनों का साइन का रेशियो लोगे ना, मतलब क्या करोगे, साइन आई लोगे और नीचे लोगे साइन आर लोगे ना, ये ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और कितना होता है कांस्टेंट का वैल्यू? ये होता है आपका v1 बाई, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक काम बोलो, इसको इजी के लिए ना इसको उल्टा कर सकते हैं। आप अपने फिगर के डिस्प्ले किया है मैंने, v1 बाई v2, ठीक है। कैसे किया? ऐसे होता है। और इसको ऐसे बोलते हैं μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। ये μ2 μ1 कैसे याद रखोगे? मैं बोलूंगा μ2 मत याद रखो। देखो यहाँ पर देखो, ये जो μ2 है, क्या ये इंसिडेंट साइड का है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? क्या मैं इसको μi बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको μi बोल सकता हूँ? ये जो μ1 है वो रिफ्लेक्टेड साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्या मैं इसको μr बोल सकता हूँ? तुम इस स्नेल्स लॉ को ऐसे याद रखो कि μi sin i मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये हमेशा इक्वल होता है। ये क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। याद रहेगा। ये दिया था हमारा किसने? स्नेल साहब ने दिया था, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट है हमारे स्नेल साहब, उन्होंने दिया। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यहाँ तक बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखो इसी का इस्तेमाल करते हुए, देखो एक बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी का इस्तेमाल करते हुए अभी हम एक केस में रिफ्लेक्शन लगाने वाले हैं, जो कि है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला केस। कौन सा केस? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला केस। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ला के रखा है ना, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ला के रखा है। इस पे क्या करूंगा मैं, इस पे ऑब्लिकली ऑब्लिकली एक लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऑब्लिकली एक लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूँ। ऑब्लिकली कहने का मतलब बेटा एक पार्टिकुलर नॉर्मल से एक एंगल पे। ये इसका रहा नॉर्मल, इसका रहा नॉर्मल, ठीक है। ये इसका रहा नॉर्मल एंगल। तो नॉर्मल से कुछ पार्टिकुलर एंगल आई पे, एक पार्टिकुलर एंगल आई पे इंसिडेंट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा मीडियम है बेटा? ये कौन सा मीडियम है? ये बाहर एयर है, यहाँ भी बाहर एयर है और यहाँ भी बाहर एयर है, और ये ग्लास का है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ कितना होगा, लेट इट बी, ये होगा म्यू जी। कितना होगा? म्यू जी मान रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू जी मान रहा हूँ। आफ्टर रिफ्रैक्शन, चूंकि ये एयर और ग्लास इंटरफेस है, मतलब एयर कैसा है ग्लास के रिस्पेक्ट में? रेयरर है। ग्लास कैसा है? डेंसर है। तो अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट कहाँ मुड़ेगा? जब भी लाइट रेयरर से जाता है डेंसर में, तो हमेशा याद रखना लाइट कहाँ मुड़ता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी थोड़ा पहले बताया था, लाइट का घूमेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कुछ ऐसा पास लेगा लाइट, है ना। अब अंदर में कोई बेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा ही ग्लास है, जैसा सा ग्लास है वैसा रहेगा, अंदर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब फिर से क्या होने वाला है?
अब फिर से ये ग्लास स्फीयर से, ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकलने वाला है, रेक्टेंगुलर ग्लास के टुकड़े से ये लाइट रे बाहर निकलने वाला है। अब कैसा इंटरफेस है इसके लिए, अब इसके लिए इंटरफेस कैसा है, तो अब ये ग्लास स्लैब तो डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो जब भी लाइट डेंसर से जाता है रेयर में तो क्या होता है, उस समय लाइट बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा पहले नॉर्मल, लाइट कहाँ जाएगा बेटा, अब ये डेंसर से गया रेयर में, तो कहाँ बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, क्लियर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सच दैट जो एंगल आपका इंसिडेंस का था वो एंगल आपका बाहर भी होगा, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, दिख रहा है क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं दिख रहा होगा ना, मैं तो चेंज करता हूँ, पहले बताओ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, तो इस प्लेस पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बट ज्योमेट्रिकली क्या है, ये ज्योमेट्रिकली तो ये आर है, हाँ इस इंटरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बट ज्योमेट्रिकली देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम एंगल लाइन, सेम एक ऑब्लिक लाइन जा रहा है, जो एंगल ये होगा वो एंगल यहाँ होगा आर। अब यहाँ से ये बाहर निकला तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, ई क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं, ई बोलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अब यहाँ पर ना जिस एंगल पे इंसिडेंस रे आ रहा था ना, उसी एंगल पे इमर्जेंट रे भी बाहर निकलेगा। कारण क्या है, दोनों तरफ एयर, बीच में ग्लास, सेम मीडियम, सेम बेंडिंग होगा ना, जितना बेंड ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ होगा एयर से ग्लास जाने के लिए, उतना ही बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ होगा जब ये ग्लास सरफेस को लीव करके एयर पे जा रहा था, ठीक है। इसलिए ये रे इंसिडेंस रे और ये इमर्जेंट रे क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा। मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा रे बेटा, यहाँ पर ये रे आपका है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे है बेटा, ये आपका अरे क्या हो गया, इमर्जेंट रे है, क्या है ये आपका इमर्जेंट रे, ठीक। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो कहाँ जाता, ये बिल्कुल इस तरीके से आता ना पैरेलल, बिल्कुल इस तरीके से आता नहीं बेटा, ये बिल्कुल इस तरीके से आता पैरेलल, है ना। अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो, मतलब इस ग्लास स्लैब के आने से क्या हुआ बेटा, इस ग्लास स्लैब के आने से हमें ना यहाँ पे इतने डिस्टेंस का शिफ्ट मिला, इतने डिस्टेंस का इस तरीके से एक शिफ्ट मिला, शिफ्ट को मैं एस बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, शिफ्ट को एस बोल रहा हूँ। दिस काइंड ऑफ शिफ्ट इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लियर है, यहाँ पर ग्लास स्लैब पे जिस तरीके से लाइट आया और इसे बाहर निकला, कोई दिक्कत होगा तो कुछ बताना, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ई है, ई पे क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंसी। एस क्या है बेटा, एस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से किस तरीके से लाइट बेंड होता है, किस तरीके से पास करता है, ये आपको बताया। कई बार पूछ लेना, ये सिंपल सही डायग्राम बनाने के लिए पूछ दिया है, और आपसे क्या पूछ दिया है कि बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं। तो क्या है बेसिकली, सेपरेशन डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का, है ना, तो बस वही लिख देंगे, इट इज द separation distance between the incident ray and emergent, क्लियर है। यहाँ पर क्या है,
सेपरेशन किसके बीच का, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। तो ये आज की बात थी जहां पर हमने बेसिक बेसिक बातें कवर करी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कहीं पे कुछ छूट गया हो या कुछ गलती हो गई हो, आपको समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपके डाउट वहीं पर क्लियर कर दूंगा। बाकी कोई अगर कष्ट है तो मुझे बताना, किसी भी पार्ट में, अभी से लेकर पिछले वाले किसी भी सीरीज में पार्ट में कहीं पे कष्ट है तो उसी वीडियो के कमेंट में जाके पिन कर देना मुझे, टाइम के साथ मैं आपको वो चीज क्लियर कर दूंगा। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है। चलो आज का लेक्चर मैं ही रख रहा हूँ, जैसा बोला था मैंने कि आज एक बेसिक क्लास रखूंगा मैं, बेसिक रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जहां पर हमने सीखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मीडियम क्या होते हैं, लाइट कैसे कैसे बेंड करता है, लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल घूमेगा, लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल घूमेगा, इसे हमने सीखा है ना। बेंड करता क्यों है लाइट, ये हमने सीखा। ठीक है, और एक केस लेके देखा कि अगर रेक्टेंगुलर ग्लासेस स्लैब है तो उस केस में किस तरीके से लाइट बेंड कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। अब जैसा मिरर पढ़ा था ना, उसके केसेस पढ़े थे, वैसे स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, इसके अंदर लेंस फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं, सारे केस बताने वाला हूं मैं, और साथ में न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं मैं। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मत मिस करना। नेक्स्ट क्लास को समझने के लिए आज का क्लास देखना जरूरी है। इस क्लास को पूरा उम्मीद है कि आपने देखा होगा, शेयर करो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि उनको भी समझ में आए, उनको भी फायदा हो, और तब तक के लिए आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर मार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।